बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट के चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। ये बड़ा आसान से है, इसके सारे ही चैप्टर भी कोई 5-6 पेजेस का है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही उसके अंदर से हैं, तो सारे इजी हैं। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ये आई थिंक इसके पहले एक दो टॉपिक्स के अंदर ही था। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे। ऐसे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं जो या तो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे होते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहे थे, मतलब नॉन एक्सिलरेटेड। ठीक है, तो ये अपने अपने मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना हूं, अपनी पूरी लाइन लिखनी है। एट रेस्ट होते हैं या तो फिर ये, ठीक है, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे थे। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। जबकि ये क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। इनकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, या ये नॉन एक्सेलरेटेड कहलाते हैं, ये एक्सेलरेटेड कहलाते हैं। ठीक है, फिर इनर्शियल है तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के जितने भी लॉ हैं होल्ड्स एक्यूरेटली। तो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, जिनको न्यूटन के लॉज भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड। नॉन इनर्शियल है तो लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड, इस पे होल्ड नहीं करता। अब इसकी एग्जांपल अगर आपने देनी हो, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर, यानी कि एक दूसरे के लिहाज से ये आप कह लें कि दोनों रुकी हुई होंगी। अगर आप गाड़ी की मिसाल देना चाहें तो गाड़ी बेशक चल रही हो, तो गाड़ी के अंदर अगर मैं बैठा हूं तो मैं और गाड़ी एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे। नॉन इनर्शियल क्या होंगे, जैसे अब गाड़ी स्टार्ट होती है, जीरो से उसकी स्पीड बढ़ती है, यानी कि वो एक्सेलरेट करती है, तो वो क्या होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, ये अपनी रेस्ट पोजीशन से एक्सेलरेट कर रही हो तो उस वक्त ये क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट कौन कौन से थे। ठीक है, इसके दो पोस्टुलेट्स की बात करें ना, एक था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, वो क्या कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया holds for all inertial frames of references, कि जितने भी inertial frames of references होंगे उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे स्टूडेंट्स, होल्ड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है। सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट वो कांस्टेंट होगी हमेशा, ऑलवेज इन वैक्यूम, रिगार्डलेस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर की मोशन जैसी मर्जी हो, चाहे वो इनर्शियल में हो चाहे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, लेकिन अगर वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, थर्ड देखें स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मटेरियल पार्टिकल टू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक मटेरियल पार्टिकल के लिए ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम आज तक मतलब साइंटिस्ट भी किसी भी चीज को स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट नहीं करवा सके। उसकी रीजन क्या है, ठीक है, रीजन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरी हाई स्पीड, इट्स relative mass इंक्रीजेज, वो बढ़ जाता है। अब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से हरकत करवाना चाहें, देखिए रिलेटिव मास होता है m इज इक्वल टू m नॉट
डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये वी वो स्पीड है जिससे वो चीज हरकत कर रही है, ठीक है। हम इसको हरकत भी स्पीड ऑफ लाइट से करवाना चाहते हैं, तो v की जगह भी क्या लिखूंगा मैं, c लिखूंगा, तो सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो m नॉट डिवाइडेड बाय 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर स्पीड ऑफ लाइट से हरकत करेगी तो उसका मैस इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगा, और इतने हैवी मैस को मूव करवाने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। सो मैस increases infinitely at speed of light, ठीक है। hence it is very difficult, impossible लिखेंगे, ठीक है, to move an infinite mass, एक इनफाइनाइट मैस को हरकत करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, नामुमकिन। अब ये तो है नहीं कि एक प्लेन है, एक बहरी जहाज है, जमीन है, जमीन का भी एक मैस है, देखिए जमीन का मैस कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ये फिर भी हरकत दी जा सकती है, लेकिन इनफाइनाइट तो वो है जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो हम उसको हरकत नहीं दे सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। 11.4 डज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंट्राडिक्ट्स न्यूटन्स लॉ, क्या थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है ये न्यूटन्स लॉ को कंट्राडिक्ट करती है, बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। बेसिकली न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होल्ड करते हैं, और एक स्लो मोशन मतलब एक जो है ना हमारी डेली रूटीन के जितने भी हैं काम उनमें वो न्यूटन्स लॉ होल्ड करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे नो इट डज नॉट कंट्राडिक्ट्स, ये उसकी मुखालफत नहीं करती, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ होल्ड्स एक्यूरेटली फॉर ऑल दी प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एट नॉर्मल स्पीड, जितने भी प्रोसेस नॉर्मल स्पीड के ऊपर हो रहे हैं वो उन पे आज भी एक्यूरेटली हमारी रोजमर्रा की फिजिक्स में न्यूटन लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये कहता है इट स्टेट्स स्पेस एंड टाइम आर एक्यूरेट, ये क्या है, एक्यूरेट एंड एब्सोल्यूट, मतलब इनकी एक फिक्स वैल्यू है, जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR, ठीक है, इट सेज स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव, स्पेस ब्लू से लिखता हूं ताकि आपको नजर आए, एंड टाइम आर रिलेटिव, ये एक दूसरे के लिहाज से चलते हैं, ठीक है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉन्सिक्वेंस, वो किसका नतीजा है, ऑफ स्पेस टाइम कर्वेचर, ये स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से हमें ग्रेविटी वाला इफेक्ट फील होता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये आपने लाइन लिखनी है कि जो न्यूटन्स लॉ हैं ये नॉर्मल स्पीड पे एप्लीकेबल होते हैं, जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे हरकत करती है, यानी कि ऐसी स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज हो या बहुत ज्यादा, उन पे ये क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम 11.5 देखें स्टूडेंट्स, what is meant by proper length and proper time, कि proper length और proper time से क्या मुराद है। अब आप कहेंगे कि दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है relative length और relative time, जिसको हम length contraction और time dilation से भी जानते हैं, ठीक है। तो proper length की बात करें, length of an object, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो लेंथ measured by एन ऑब्जर्वर, जो एक ऑब्जर्वर ने मेजर की, विच इज इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद है, एंड इज एट रेस्ट, और कहां पे है वो, रेस्ट की हालत में है, ये क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ,
वो कहलाएगी प्रॉपर लेंथ। जैसे कि अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये कमरा एक फ्रेम है, फ्रेम में मैं इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ, तो मैं भी कमरे में मौजूद हूँ, ये भी कमरे में मौजूद है। इस वक्त जो इसकी मैं लेंथ मेजर करूंगा ये कहलाएगी प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर टाइम, अब ये यहाँ से यहाँ तक लिखने में जो टाइम लगा, मैं भी कमरे में मौजूद हूँ, ये बोर्ड भी कमरे में मौजूद है, सेम फ्रेम, मैं भी नहीं चल रहा, मतलब एक किस्म का साकी नहीं होना, यहाँ खड़ा होकर लिख रहा हूँ, रेस्ट पे हूँ। ठीक है, तो मैं इस टाइम को मैयर करने के लिए क्लॉक जो टाइम मैयर करेगा वो टाइम कहलाएगा प्रॉपर टाइम कहलाएगा। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट और टाइम मैयर्ड बाय क्लॉक, एक इवेंट जिसका टाइम क्लॉक मैयर करेगा, विच इज at rest and in same frame of reference, जो कि रेस्ट पे होगा और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो चीजें हैं ये बेसिकली फंडामेंटल होती हैं, हमारे पास बेस लाइन के तौर पे एक्ट करती हैं, और इनकी बुनियाद पे हम दूसरा ऑब्जर्वर जो कि मोशन में होगा, ठीक है, वो फिर जो लेंथ और जो टाइम होगा उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करने में हमारे पास हेल्प मिलती है। तो दीज क्वांटिटीज प्रोवाइड baseline to study contradictions। कौन कौन सी कंट्राडिक्शन, तजाद, लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। यानी कि इस बात का क्या मतलब है कि अब आपने ऑब्जर्व करना है कि लेंथ कितनी कम हुई, तो उसके लिए आपके पास पहले एक लेंथ मौजूद होनी चाहिए जिससे आप उसको कंपेयर करके कहेंगे हाँ जी लेंथ इतनी कम हुई। अगर आपने टाइम डायलेशन को पढ़ना है कि इसका टाइम कितना ज्यादा कम हो गया या बढ़ गया, तो ये बेसिकली आप कैसे, उसके लिए आपके पास एक टाइम की एक प्रॉपर पहले वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 11.6 सॉरी, व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविस्टिक मास लेंथ एंड टाइम। ये तो था प्रॉपर लेंथ प्रॉपर टाइम, रिलेटिविस्टिक मास लेंथ और टाइम से क्या मुराद है, तो हम कहेंगे द क्वांटिटीज, ये जो क्वांटिटीज है मास लेंथ और टाइम आपने ये तीनों लिखनी है। ठीक है, मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर which is in नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। नॉन इनर्शियल आप बेशक ना लिखें, एज वो ऑब्जर्वर जो कि क्या कर रहा है, विच इज मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, वो जब चीजें मेजर करेगा मैस लेंथ और टाइम, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैस। ठीक है, तो ये रिलेटिविस्टिक मैस और प्रॉपर लेंथ मैस और टाइम, इन दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। अगर हम रिलेटिविस्टिक मैस की बात करें तो होता है एम, ये रिलेटिविस्टिक मैस है, ये रेस्ट मैस है, जिसको प्रॉपर मैस भी आप कह सकते हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम रिलेटिविस्टिक लेंथ की बात करें तो ये एल होगी, ये एल नॉट प्रॉपर लेंथ है। ठीक है, इनटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और लास्ट चीज हमारे पास क्या रहेगी, रिलेटिविस्टिक टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फैक्टर है ना, ये वाला, इसका आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, लेस देन 1 आता है। और जब लेस देन 1 वाली चीज से डिवाइड कर रहे हो तो ये जो अमाउंट है, ये जो राइट लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है, ये हमेशा इससे क्या होगी, ज्यादा, तो मैथ भी बढ़ जाता है, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, टाइम भी बढ़ जाता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि जो चीज वेरी हाई स्पीड में मूव कर रहे थे उसके लिए वक्त एक किस्म का रुक जाता है। ठीक है, स्लो हो जाता है, और लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेंथ कैसे कम हो जाती है, अगर ये आपको एक मार्कर 1 फीट का नजर आ रहा है, एक पर्सन जो बहुत दूर स्पीड ऑफ लाइट से हरकत कर रहा है उसको मे भी ये 11.999 इंच इतने का नजर आए, तो लेंथ क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट
तो ये जो फैक्टर है, ये अब याद रखने का आसान तरीका, ये फैक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो चीज, इधर वाली चीज छोटी हो जाएगी इससे। अगर ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है तो ये जो लेफ्ट साइड वाली चीज है इस ऊपर वाली चीज से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक टाइम, लेंथ और मास है। ओके, 11.8 देखिए स्टूडेंट्स, ऑल मोशंस आर रिलेटिव, कि जब मोशंस रिलेटिव हों, डज स्पेस टाइम इज एब्सोल्यूट, क्या स्पेस टाइम एब्सोल्यूटली होंगे, तो सिर्फ नो लिखने का भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। नो स्पेस टाइम आर रिलेटिव, ये क्या होंगे, रिलेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की मोशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले होगा क्या कि स्पेस यानी कि लेंथ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, ये कम हो जाएगी फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विद स्पीड, जो ऐसी स्पीड से हरकत कर रहा होगा कंपेरेबल टू लाइट के, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के, फिर भी हम कुछ ना कुछ उसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से हरकत कर रहा हो तो लेंथ कम हो जाएगी और टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि मूव स्लोली, टाइम आहिस्ता हरकत करेगा। आपको ऐसा लगेगा ये 1 सेकंड नहीं बल्कि कोई 1.5 सेकंड होगा, लेकिन असल में वो क्या होगा, 1 सेकंड ही हुआ होगा। ठीक है, टाइम डायलेशन, आगे वही लिखना है, फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विद वेरी स्पीड। तो जो स्पेस और टाइम है, हेंस स्पेस एंड टाइम आर, हेंस दे आर नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के रिलेटिवली, लेकिन ये कंटिन्यूम के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एब्सोल्यूट चीजें तो वो होती है ना स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फिक्स हैं, तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेन स्पीड ऑफ लाइट इज अल्टीमेट लिमिट फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये जो लास्ट दो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, स्मार्ट सिलेबस तो अभी मैंने नहीं देखा, तो अगर तो फुल बुक का सिलेबस है तो ये दो लास्ट क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्या स्पीड ऑफ लाइट एक अल्टीमेट लिमिट है, वजह बताएं, वो कहता है एक्सप्लेन कैसे। देखिए, कोई भी चीज जब हरकत करती है तो उसका जो मैस है ना, रिलेटिव मैस, वो रेस्ट मैस से इससे रिलेट करता है, 1 - v² / c²। ठीक है, तो जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट c से हरकत करती है, व्हेन v = c, ये बराबर हो जाएंगे, तो देखिए, तो फिर ये यहाँ पे आप m = m0, 1 - v की जगह भी क्या लिखेंगे, c², नीचे भी c², ये कैंसिल होकर 1 1 - 1 0, तो m0/0 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज हरकत करे, उसका मैस इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाता है, और इनफाइनाइटली इंक्रीज मैस को हरकत देना, मजीद स्पीड से हरकत देना हमारे लिए तक नामुमकिन है। हम इससे ज्यादा एक बहुत बहुत बड़ा मैस, उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से कभी मूव नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो हम फिर ये समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एक अल्टीमेट लिमिट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में इससे ज्यादा स्पीड से हरकत नहीं कर सकती। याद रखें, जिस दिन कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से हरकत कर गई, साइंटिस्ट ने बना ली, उस दिन फिर वो जो कहते हैं ना, नया कटाई खुलना है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, बड़ा कुछ जो है ना न्यू फिजिक्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है, हेंस आप ये लाइन जरूर लिखेंगे, मैस इंक्रीजेज infinitely at speed of light and making it impossible to move। ठीक है, हमारे लिए इसको हरकत देना मजीद मुश्किल होता है विद स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, मेकिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट एंड अल्टीमेट स्पीड ऑफ लाइट एंड अल्टीमेट लिमिट, कि ये हमारी आखिरी हद है। तो जैसे ये कहते नहीं कि ये हमारी इमरान खान, पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है,
ठीक है। तो ये नून लीग वाले कहते हैं नवाज शरीफ हमारी रेड लाइन है। तो ये सारी जो है ना रेड लाइन, स्पीड ऑफ लाइट हमारी फिजिक्स की रेड लाइन है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है। 11.10 देखें, गिव रिजल्ट्स वेयर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज बीन वेरीफाइड, कि वो रिजल्ट्स बताएंगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ कहाँ वेरीफाई हुई। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जितनी भी सैटेलाइट्स है ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, ये अकाउंट करती हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ठीक है। अकाउंट्स फॉर टाइम डायलेशन, ये टाइम डायलेशन को मद्देनजर रखते हुए एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, जमीन पे सिग्नल भेजना है, जमीन और इसके दरमियान में फासला है, हम चाहते हैं खास टाइम में पहुंचे, तो बेसिकली सैटेलाइट्स हमारे पास टाइम डायलेशन के इफेक्ट को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड से क्या कर रही थी, हरकत कर रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ना, आपने सिग्नल यहाँ भेजना है, सारा कुछ ध्यान में रखते हैं। तो सैटेलाइट की हरकत को मद्देनजर रखते हुए मे भी उतने टाइम में सिग्नल पीछे रह जाए, आगे चला जाए, तो ये उन चीजों को जहन में रख के सिग्नल अपने भेजती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं ना, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आपने क्या करना है, ये सर्च भी कर लेना। बेसिकली साइंटिस्ट लैब के अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करके पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड से ऐसे सर्कल में क्या करवाते हैं, एक्सेलरेट, बढ़ती जाती है उनकी स्पीड, बढ़ती जाती है। ठीक है। को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो पार्टिकल, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड से हरकत करे, आपको पता है उसका जो रिलेटिव मैस है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। इस फैक्टर की वजह से रिलेटिव मैस रेस्ट मैस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो पार्टिकल एक्सेलरेशन में मैस वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड, वो ऑब्जर्व की गई है। ठीक है। मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रही। ओके। लास्ट जो है ना, कॉस्मिक म्यूऑन्स जो है, ये पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। ये जमीन के सरफेस रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जितनी दूर से ये आ रहे होते हैं तो इनको तो डिके हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं तो इनकी टाइम डायलेशन होती है और इनके लिए वक्त स्लो हरकत करता है। यानी कि आप कह लें कि 1 सेकंड इनके लिए किस तरह होता है, जैसे कोई 1.5 सेकंड है, तो ये उसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। इसीलिए ये अपने डिके होने के टाइम से पहले हमारे सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं टाइम डायलेशन की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके 11th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।